नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राकेश मुदगल। पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज हम एक चर्चा लेकर आए हैं आपके साथ। एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आज जो ये चर्चा चल रही है, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भारत के संविधान के प्रेम्बल में लेकर एक डिबेट शुरू हो गया है कि वो गलत तरीके से आया था, वो सही तरीके से आया था। ये डिबेट किस दिशा में जानी चाहिए और लोग इसको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? धन्यवाद राकेश मुदगल जी। और इस कैमरे के पीछे हम दोनों को संभाल रहे राज कमल जी, आपके पब्लिक 24/7 के दर्शकों के ध्यान में है, क्योंकि इस पर वीडियो आए ही होंगे, इन्होंने किया ही होगा। देखिए, डिबेट हो तो बहुत अच्छा है जी। इस समय तो है कि इस पर डिबेट होना ही नहीं चाहिए। इस समय जो बात हो रही है उसमें दुर्भाग्य है कि हर विषय का तो नाम आप लो, लेकिन इस विषय का नाम लेने का अर्थ हो गया है कि आपने जैसे पाकिस्तान में और बाकी जगह आजकल बांग्लादेश में चल रहा है, और जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं ना जी, जो कि मजहब आधारित होते हैं, तो वहाँ जैसे ब्लास्फेमी कानून होता है, ईश निंदा, तो वैसे ही है कि आपने नाम कैसे ले लिया कि संविधान में सेकुलरिज्म सोशलिज्म होना नहीं चाहिए। ये है रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं है कि ठीक है आपने कहा है तो इस पर बहस कर लेते हैं। आपने इस पर डिबेट की शुरुआत क्यों कर दी? आपने तो महा अपराध कर दिया, क्योंकि हमारा रिलीजन जो है वो तो सेकुलरिज्म है। भारत का धर्म जो है कुछ लोगों की दृष्टि में सेकुलरिज्म है, तो उस पर, और हमारी सोच जो है, हमारा दूसरा धर्म का जो पूरक है वो सोशलिज्म है। तो आपने नाम कैसे ले लिया? तो ये है समस्या। अगर कोई उस पर करे कि ठीक है आपने लिया है, हमने इस आधार पर इस पर बात की है, सेकुलरिज्म हमारे संविधान में इसलिए है, तो इस प्रकार के रिएक्शन तो आ नहीं रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी का रिएक्शन ले लीजिए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ले लीजिए, बाकी नेताओं का ले लीजिए, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई आरएसएस तो हमेशा संविधान विरोधी है, ये सेकुलर विरोधी है, ये तो मुसलमानों के विरोधी हैं, तो ये तो सांप्रदायिक कम्युनल स्टेट बनाना चाहते हैं, इसलिए इनको ये समझ में नहीं आएगी। वो बहस तो हो करने के लिए वो तैयार नहीं है ना। असल में कि हमारे देश की समस्या यही रही है कि इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या उससे निकले हुए जो लोग हैं, भले वो संगठन अब 100 साल का होने जा रहा है, इस बार की विजयादशमी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरा कर लेगा, शताब्दी वर्ष वो मना रहे हैं। आज संघ से निकले हुए लोग प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के गवर्नर, दुनिया भर में इतने राजदूत हैं, इतने प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत की पॉलिटिक्स और कुछ लोगों का जो वैचारिक एक नफरत है और अपना है कि भाई हम लोग ज़्यादा महान है, तो कोई आरएसएस का व्यक्ति कोई कुछ बोल देगा तो बस उसमें तो जो भी बोला होगा वो गलत ही होगा, इसके आधार पर हो रहा है। और आपके दर्शकों को पता होगा कि इमरजेंसी का 50 साल पूरा हुआ था, उसके लिए 26 जून को एक कार्यक्रम था, जहां हम बैठे हैं नई दिल्ली के इसी केंद्र में। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर होगा, जनपथ पर यहाँ एक बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र है, उसी में ये कार्यक्रम था, जिसमें कई लोग थे, और उसमें दत्तात्रेय होसबोले जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह हैं वो थे। और उस कार्यक्रम में जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कि सभी विचारधारा के लोग थे। इमरजेंसी में संघर्ष करने वाले जो जीवित लोगों में से उसमें समाजवादी भी थे, उसमें संगठन कांग्रेस के भी लोग थे, और कुछ पुराने कांग्रेसी भी वहाँ कार्यक्रम में थे। ये नहीं था कि पूरा कार्यक्रम, और कई ऐसे पत्रकार थे जो उस संघर्ष के में जेल गए थे, उस छात्र आंदोलन में शामिल थे, तो एक अलग अलग सांस्कृतिक कर्मी थे, एक बड़ा कार्यक्रम था। तो उसके भाषण में उन्होंने ये कहा है, तो ये डिबेट के लिए ही उन्होंने कहा। जो उनकी पंक्ति थी वो भाषण लंबा भाषण था, आपातकाल से संबंधित था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। जहां हम जिस केंद्र में बैठे हैं, बाबा साहब के नाम पर एक केंद्र है। बाबा साहब ने जिस संविधान को फाइनल इस देश के सामने प्रस्तुत किया, जो हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ है, अंगीकृत हुआ है, उसमें तो सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो सेकुलर सोशलिस्ट उस आपातकाल में डाल दिया गया, जबकि विपक्ष था नहीं।
तो क्या वो आज रहना चाहिए? क्यों डाला गया, कैसे डाला गया? वो सेकुलर और प्रियम्बल में ये सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इस पर बात हो देश में कि क्या होना चाहिए, ये उनका कहना था। लेकिन अब यहाँ है कि लोगों को डंक मार गया, कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई आपातकाल में ऐसी क्या स्थिति होगी? क्या उसके पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी? क्या वो सरकार एंटी सेकुलर थी 47 से लेकर और ये 26 जून 1975 तक, ये तो हालांकि 76 में आया है, क्या ये इस देश में जो है एंटी सेकुलर सरकार थी, कम्युनल सरकार थी? क्या ये एंटी माइनॉरिटी सरकार थी? क्या ये सरकार जो थी गरीब विरोधी थी, सोशलिज्म विरोधी सरकार थी? तो ये तो मतलब ये तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अवधेश जी, आज की जो राजनीति है और जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन कहीं ना कहीं जब चर्चा करते हैं या चर्चा किसी को प्रश्न को उठाते हैं, तो उस प्रश्न को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं उनकी दिशा तो लगता है कि सही जा रही है। लेकिन कोई भी प्रश्न जब राजनीतिज्ञों के सामने आ जाता है तो क्या वो केवल राजनीति का एक मुद्दा बनकर नहीं रह जाता है, और राजनीतिज्ञ कहीं ना कहीं उस मुद्दे को इस घाल मेल में डिरेल नहीं कर देते हैं? नहीं, एक धारणा है, क्योंकि हमारी राजनीति ज़्यादातर वोट बैंक के लिए काम करते हैं। राजनीति का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में जो लंबे समय से हम देखते हैं अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए। अब आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। हमारे देश में जाति तोड़ों के नाम पर जो लोग राजनीति में आए, वो कुछ जातियों का समीकरण बना के और उस जाति के नेता बन के खड़े हो गए जी। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स में आए, वो जो हमारे देश का मुस्लिम समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय में भी थोड़ा जो उदार है, थोड़ा इस देश से प्रेम करता है, उससे उनका लगाव नहीं होता है। उसमें भी जो कट्टरपंथी मजहबी हैं, जो कि अपने मजहब के अंदर आज भी वो 500,000 वर्ष पुराने दुनिया में ले जाना चाहता है, इनको तुष्ट करके, चूंकि इनके कहने से मुसलमानों का वोट मिलता है, इसलिए उसको आजकल मैं तो इसलिए तुष्टिकरण शब्द उसको बढ़ावा देके, चूंकि हमारा मुस्लिम वोट सुरक्षित रहे, तो उसमें यह धारणा बनती है। लेकिन मैंने जितना नेताओं से मेरे संपर्क रहा है, आज भी नेताओं में, राजनीति में बहुत सारे जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से बात करते हैं, जिम्मेवारी से सोचते हैं। बल्कि अब तो उल्टा ये हुआ है कि जो लोग सामाजिक संगठनों के नाम पर, अलग अलग संगठनों के नाम पर वो इतने गैर जिम्मेवार तरीके से काम करते हैं कि उनके, अभी आप ये सेकुलरिज्म पर ही जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि उस प्रकार के संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है। हमारे यहाँ किसानों के नाम पर आंदोलन करने वालों ने किस प्रकार की भाषा बोली है, कैसे तांडव मचाया है, वो हमारे सामने है। उसी प्रकार से CAA का जो आंदोलन था उसको गैर राजनीतिक कहा गया था, नागरिकता संशोधन कानून के, लेकिन उसने क्या किया देश में? उसमें एक खड़ा हुआ लड़का, यहाँ तक बोल दिया गया कि भैया हम तो गर्दन की नस दबा देंगे अगर चिकन नेक हमने कर दिया है, और भाषण दे रहे हैं जा करके। तो इस समय ये सब दुनिया में ना पॉलिटिक्स का मतलब, आप जब ये बात कहते हैं कि दलीय राजनीति, तब वहाँ तक राजनीति सीमित नहीं है। इस समय जो सामाजिक संगठन जिसको आप कहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में है, सांस्कृतिक क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में है, वो भी अघोषित रूप से या किसान के क्षेत्र में पॉलिटिक्स ही करते हैं, और उनका पॉलिटिक्स ज़्यादा गंदा होता है। किसान मूवमेंट को देखिए कि क्या किसान मूवमेंट के नेता 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA को हराने के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे? सब जगह कर रहे थे। राकेश टिकैत कहाँ कहाँ गए थे, उनके नेता सब, हमारे योगेंद्र यादव जी कहाँ कहाँ जा रहे थे। तो अब विषय को ज़्यादा विकृत यही करते हैं। यूट्यूब चैनल के नाम पर इस समय सामाजिक, सो कॉल्ड सामाजिक संगठनों के लोग, पुराने पत्रकार, NGO चलाने वाले, धार्मिक चलाने वाले, आगे वो इशू को सोशल मीडिया पर इस ढंग से कर देते हैं। ये तो आपने कुछ बयान कांग्रेस पार्टी का देखा है, दूसरे का। आप इस सेकुलरिज्म पर और सोशलिज्म पर जो कुछ भी वहाँ चल रहा है उसको देखेंगे तो और हैरत होगी, और मैं तो कहूँगा देश को देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। तो ये भेद धीरे धीरे खत्म हुआ। ये बात सही था कि जो सही ढंग से प्रतिबद्धता से जो समाज के काम करने वाले लोग थे, पहले गांधीवादी भी थे, समाजवादी भी थे, दूसरी विचारधाराओं के भी लोग थे, लेकिन इधर खासकर अयोध्या मूवमेंट के बाद धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ गया है, और पुराने लोग चूंकि उनकी मृत्यु हो गई, चले गए हैं, जिम्मेवार लोगों की बहुत कमी हो गई, या बहुत भयानक है। मैं तो कई बार ऐसे कहता हूँ कि पुराने ज़माने में जैसे राक्षस होते थे तो माया उत्पन्न करते थे, झूठ को सच, सच को झूठ, दिन को रात, रात को दिन बता देते थे ना,
कि आपको बादल नहीं लगा हुआ है लेकिन बादल लगा के बरसा देते थे। तो उसी प्रकार से इस समय यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग एक माया हम लोगों के सामने उत्पन्न कर देता है। जो विषय है उसको इतना घुमा देते हैं कि वो विषय ही विकृत लगने लगता है सचमुच शायद यही सही बोल रहे हैं। तो ये समस्या है। इसलिए इस समय केवल दलीय राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स को दोषी देना ठीक नहीं। हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है कि आपको सच्चाई ढूंढना मुश्किल हो रहा है। अवधेश जी, राजनीति और विचारधारा, भारत में अभी तक जो राजनीति रही वो राजनीति विचारधारा के आधार पर ही चलती रही। लेकिन ये जो समय चल रहा है, कहीं ना कहीं विचारधाराओं में संक्रमण हो रहा है। अलग अलग विचारधाराएं एक दूसरे में सम्मिलित होती जा रही हैं, और जब सम्मिलन होता है तो विचारधाराओं में संघर्ष भी होता है। इस संघर्ष को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो सम्मिलन होता जा रहा है विचारधाराओं का, ये किस दिशा में भारत को आगे लेके जाएगा? नहीं, इतना भारत की राजनीति विचारधारा, जिसको विचारधारा कहा गया है कई बार, वो विचारधारा है ही नहीं। इस समय दो प्रकार की पॉलिटिक्स भारत में है। देखिए, विचारधारा का मतलब था कि देश में दो धारा की पॉलिटिक्स थी। एक समय दुनिया में कम्युनिज्म था, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। दूसरी ओर उनके विरुद्ध जो है एक सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म के आधार पर हमारे देश की पुनर्ठीक से भारत बने, वो जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धारा थी। दो मुख्य धारा थी। इसके बीच से एक तीसरी धारा जो थी वो समाजवादियों की थी। वो आधे कम्युनिस्ट भी थे, आधे जनसंघी भी थे, आधे कांग्रेसी थे, सेंट्रिस्ट एक प्रकार से। लेकिन वो भी कई मामलों पर एक्सट्रीम हो गए। लेकिन अब वो चीज़ें इस समय कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स भारत से खत्म है। कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स तो जिस समय क्रांति तक थी, उसके बाद उन्होंने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, वो लगभग समाप्त है। केरल में भी है। वो दूसरे कारण से है कि वहाँ अभी कोई भी उस विचार, मतलब उस तरह की कोई पार्टी या गठजोड़ खड़ा नहीं हुआ है केरल में। बाकी पश्चिम बंगाल में तो खत्म हो गए। एक समय भारत की दूसरे नंबर की पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, विभाजित होती चली गई, थोड़े बहुत नक्सली। कांग्रेस पार्टी, इस समय कांग्रेस पार्टी एक मध्य मार्गी पार्टी होती थी, जिसका विचार ही यही था कि हम कम्युनिस्ट भी दिख सकते हैं, जनसंघ भी दिख सकते हैं, समाजवादी भी दिख सकते हैं, गांधीवादी भी दिख सकते हैं, सबको समाहित करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी इस समय, जो एक समय इस देश में अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट होते थे, जिनकी अभी हमने चर्चा की है, जो अतिवादी वामपंथी, जो नक्सलियों, माओइस्टों की भाषा होती थी, जो ऐसे ही थे, वो भाषा इस समय कांग्रेस बोल रही है। जी। तो वो कांग्रेस का, राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो उनके रणनीतिकार सलाहकार हैं, वो बड़े, मतलब कई बार वो ऐसा बोलते हैं, बड़ी खतरनाक भाषा हो जाती है। और वो पुराने जमाने के जो लोगों को सत्ता के विरुद्ध भड़काकर, विद्रोह कराकर, हिंसा कराकर सत्ता तक पहुंचना, उसमें हजारों लाखों लोगों की हत्याएं भी हो तो कोई बात नहीं है, फिर राज्य पर कब्जा करना, फिर सारी संपत्ति राज्य के हाथ में केंद्रित करना, ये जो विचार थी, ये भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, कि संपत्ति का सर्वे करेंगे, जिसको जितना है संख्या उसको उतना देंगे। ये सब जो भाषा है उनकी सारा, और चुनाव आयोग भ्रष्ट, न्यायपालिका भ्रष्ट, राष्ट्रपति खत्म, तो ये पूरी सत्ता को लेना। तो इसलिए ये विचारधारा नहीं है, किसी ढंग से सत्ता तक पहुंचने के लिए। और बाकी जो पार्टियां इस समय गठजोड़ में, बीजेपी के साथ आने वाली ज़्यादातर पार्टियां जो हैं, उनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है, लेकिन उनको बीजेपी के साथ सत्ता मिले, बीजेपी को पता है। लेकिन चूंकि इस समय बीजेपी का लीडरशिप स्ट्रांग है, 240 सीटें होने के बावजूद वो अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं जितना संभव है। और इन लोगों को है कि धीरे धीरे देश में बदलाव आया है, या तो इनकी समझ विकसित हुई है या सत्ता के लिए रहते हैं। INDIA गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीट केवल बीजेपी किसी ढंग से हटे और हम सत्ता में जाए, नहीं तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में किसी ढंग की समानता का कोई अर्थ नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध राजनीति करती थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी में गठबंधन जो हो रहा है उसमें तो कहीं कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाएंगे ये कल्पना ही नहीं थी। तो वो तो उथल पुथल हो गया हुआ है। लेकिन इस देश में चूंकि लंबे समय के बाद हिंदुओं में, हिंदू समाज में एक जागरण है अपनी पॉलिटिक्स को लेकर, राष्ट्र को लेकर के, अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति को लेकर। यद्यपि उनके सामने भी क्लियर पिक्चर नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, बड़े बड़े कुछ लोगों में है, तो वहाँ भी थोड़ी धुंध है। लेकिन उनको जरूर समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे देश में इतने साल से गड़बड़ हो रहा था
और वो गड़बड़ी ठीक करना है। अच्छा और बुरा इस समय हमारे पास जो है विकल्प, इस समय बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, कुछ काम कर दे रहे हैं। ये नहीं है कि सारे लोग जो कुछ बीजेपी यहाँ कर रही है, स्टेट में कर रही है, उसको सब सही मानते हैं। बहुत चीज़ों से असहमत होते हैं, उनके बहुत सारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी ओर तो ठीक इसके विरुद्ध जो है जो पार्टियां हैं तो वो जा रही हैं। तो लोगों के अंदर ये भाव होने से अभी आपकी पॉलिटिक्स थोड़ा संतुलित है, इतना नहीं है कि ये बिल्कुल गलत हो गई है, तो संतुलित है। अब इसमें से रास्ता जनता निकालेगी, और जनता इसमें निकालेगी कि हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो कि समाज में उठते बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मीडिया के साथ, वो जो है फैक्चुअल सिचुएशन है देश का, भारत का, वो दिखाते रहें सही। पार्टियों को भी गाली देने, सब कुछ खराब है, उसकी बजाय पार्टियों के नेतृत्व के साथ भी संपर्क रख के जहां विरोध करना है विरोध करना, जहां सुझाव देना है सुझाव देना, नीचे स्तर के लोगों को समझाना। और दूसरी ओर लोगों के अंदर भी ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं, वो सब मिलके काम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो जो कुछ आप कर रहे हैं ना, उसका केवल इतना ही है कि जो कुछ हुआ है वो केवल हमको सत्ता तक पहुंचना है। और इस समय से नहीं हुआ है ये राजनीति लंबे समय से है। कांग्रेस ने भी इस प्रकार की पॉलिटिक्स की है। जो चीन की युद्ध के पराजय के बाद भारत की राजनीति इस दिशा में तेजी से बढ़ी, जब नेहरू जी कमजोर हुए, वो आते आते आज इस अवस्था में, अभी तो कम से कम इसी का परिणाम था। जो कुछ आपने कहा है कि गड़बड़ हो गया है, उसको कैसे देखते हैं, इसी का परिणाम था कि देश ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, जिनका राष्ट्रीय क्षितिज पर कोई उस रूप में भूमिका नहीं थी, उनको इतिहास में विपक्ष को अकेले, किसी पार्टी को बहुमत जिस देश ने नहीं दिया, वो अकेले बहुमत देके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया कि इसके पास आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है, विचारधारा पर काम करेगा। तो देश ने करवट लेना शुरू किया है। अब बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथियों पर निर्भर है कि इस विचारधारा को कंसोलिडेट करके लोगों के विश्वास पर आगे और खरा उतरे। तो जो भी कुछ आप देख रहे हैं कि गैर विचारधारा सत्ता के लिए इकट्ठे, वो कमजोर होगी। और मुझे उम्मीद है कि इन परिस्थितियों में भी विचारधारा पर काम करते हुए जिस दिशा में वो चल रहे हैं, जितना संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसलिए आने वाले समय में भारत की पॉलिटिक्स विचारधारा पर आएगी। अवधेश जी, सेकुलरिज्म जो पर्टिकुलर शब्द है, भारत के संविधान में कैसे आया, किस समय पे लाया गया, ये अलग विषय है। लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में सेकुलरिज्म को भारत के संविधान से निकाला जा सकता है, या उसे बनाए रखने के लिए सभी पार्टियों के द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आपके सेकुलरिज्म एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा कि हमारे देश को में इस सेकुलरिज्म के कारण क्या क्या हो गया है। जी, सेकुलरिज्म का सामान्य अर्थ देखिए तो पंथ निरपेक्षता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको धर्म निरपेक्षता बोलते हैं, यही बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता। तो अब प्रश्न है कि हमको किस धर्म से निरपेक्ष होना है। माने नहीं, धर्म के साथ हम नहीं रहेंगे, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे हमको निरपेक्ष होना है। जब आप धर्म निरपेक्ष कहते हैं तो दुनिया में दो प्रकार के धर्म रहे, रिलीजन या धर्म रहे। एक हमारे यहाँ जो धर्म रहा है, जिसको आप हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, मानव धर्म कहिए, या कोई नाम न देते हुए सीधे भी धर्म कहिए, वो ये रहा है कि मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, और तीनों को एक दूसरे, जैसे अब प्रकृति और ब्रह्मांड हमारे प्रति अपने दायित्व को पूरा करती है कि उसका क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, उसी प्रकार से हमको भी अपना फर्ज पूरा करना है। तो हमारे यहाँ धर्म जो रहा है, हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य, हमारे फर्ज का द्योतक रहा है कि हमारा फर्ज क्या है। दूसरी ओर जो रिलीजन, जिसको जो धर्म कहते हैं, वो रहा है कि एक कोई मसीहा है, एक कोई पैगंबर है, उनके कहे हुए बात, उनके दिए हुए विचार ही उनकी, और एक पुस्तक उनकी परिधि है। जी, उस परिधि के अंदर जो है वो उनके साथ है, उस परिधि की जो बाहर है उसके लिए उसमें कोई जगह नहीं है, वो रहा है दोनों में। तो उसके कारण, उस परिधि के बाहर के लोगों के कारण एक बड़ा टकराव हुआ जी, पूरे यूरोप में, और उस टकराव के फलस्वरूप वहां से एक सेकुलरिज्म का भाव निकला, जो असल में वहां एंटी रिलीजन का भाव होता था। ये जो रिलीजन है, जो इसको राज्य को नहीं स्वीकार करती है, राज्य पर दबाव डालती है, ये नहीं होना चाहिए। राज्य स्वतंत्र होकर काम करे। और आपके दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि रिलीजन यानी चर्च जो है, हमारे यहाँ उस प्रकार से संगठित रिलीजन नहीं था कि ये किताब दे दे, हमारा कोई मसीहा हो जाए, हमारा कोई पैगंबर हो जाए, है, और उस प्रकार से हम एक परिधि बना दें।
जी। कि उस परिधि में जो आ गया वो तो ठीक है, उस परिधि से, सर्किल से जो बाहर है वो फिर वो हमारा है नहीं। तो उस रिलीजन के से सेकुलरिज्म की धारणा निकली है। हमारा बिल्कुल एक अलग रहा है, हमारा दायित्व रहा है। तो अभी तक जो कुछ हम हैं नहीं, जो हमारे लिए नहीं था, वो सेकुलरिज्म हमको अपनाने की कोशिश की गई, जो हमको हम ही से दूर कर रही थी। तो इसीलिए सेकुलरिज्म की अवधारणा, अब लोग अपने को तो कहते रहे कि भैया हमारे लिए तो सब धर्म समान है, हम धार्मिक हैं, लेकिन असल में हमारे यहाँ के नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स, पढ़े लिखे लोगों का धर्म था कि हमारे धर्म के काम को अंधविश्वास मानकर, पोंगापंथी मानकर उसको हे दृष्टि से देखना, और अपने को कि हम प्रगतिशील हैं, हम विकसित है। क्योंकि सेकुलरिज्म के साथ ही नेहरू जी ने कहा कि सेकुलरिज्म, हालांकि वो सेकुलरिज्म शब्द संविधान में नहीं आया, लेकिन नेहरू जी कहते थे कि हम विकसित तभी होंगे जब हम सेकुलर होंगे, हमारा आर्थिक विकास तभी होगा। तो विकास भी जो पैमाना लाया गया हमारे देश में ना, वो उसी सोच से आई है जो पश्चिम से ज़्यादा औद्योगिकरण हो जाए। लेकिन उसके परिणाम क्या हुए हमारे देश ने ये देखा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने अपने धर्म को पोंगापंथी, अंधविश्वास, उसके आधार पर फिल्में बनने लगी। हमारे यहाँ पूजा पाठ को बेवकूफ़ों का काम मान लिया गया। कम पढ़े लिखे लोग, जो पंडित पुरोहित है, उनको तो माना गया कि भाई ये तो जो पढ़ा लिखा आदमी उसको करना ही नहीं है। और उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हुआ कि हिंदुओं के अंदर एक अपने, केवल धर्म का मतलब हमारे यहाँ धर्म ये नहीं ना था कि केवल पूजा से जुड़ा हुआ, वो हमारे देश के साथ, हमारे जीवन शैली के साथ, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे संपूर्ण साथ में, मतलब धर्म हमारा जीवन शैली थी। हमारी खेती बाड़ी, हमारा व्यापार, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप। व्यापार को भी देखेंगे ना तो उसमें लक्ष्मी पूजा करना, कब हमको हिसाब करना है, कैसे करना है, कितने, अब ये सब चीजें आपकी ध्वस्त हो गई एक प्रकार से इस सेकुलरिज्म के आने से। इसको बहुत ही इतना घातक प्रभाव एक सेकुलरिज्म ने इस भारत को नष्ट करने में, यहाँ के लोगों के चरित्र को भ्रष्ट करने में, यहाँ के लोगों को पाखंडी झूठा बनाने में, कि हम अंदर घर में तो डर से कई बार पूजा कर लेते हैं कि बाहर हम झूठ बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं पंडितों का। इससे ज़्यादा क्षति तो किसी विचार ने पहुंचाया ही नहीं है। ये न हमारी थी न हमारे लिए थी। जहाँ चर्च में और राज्य में टकराव हुआ, जहाँ चर्च ने राजा तक को फांसी परा दिया, वहाँ से ये विचार निकला था। अब हमारे यहाँ जो अभी दत्तात्रेय होसबोले जी के उस बयान के बाद जो पूरा बयान क्या, पूरा भाषण था जिसमें एक पंक्ति थी, उस कार्यक्रम में स्वयं भी उपस्थित था, अलग अलग विचार के लोग भी थे उसमें, खैर मैंने पहले कहा। तो उसके बाद जो चल रहा है सेकुलरिज्म, आप इसको दूसरे रूप में देश समझे कि एक प्रधानमंत्री जिसके चुनाव को हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। हाई कोर्ट का आदेश था कि आप पार्लियामेंट में जा ही नहीं सकते हैं, 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक इमरजेंसी लगने के एक दिन पहले 24 जून को फैसला दिया कि आप पार्लियामेंट तो जा सकते हैं, उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिया, तो थोड़ा सा लगभग उसी बार का फैसला था कि आप मुख्यमंत्री रहिए, लेकिन आप मीटिंग नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सारे व्यवस्था को ताक पर रख के सुप्रीम कोर्ट सारी शक्ति अपने हाथ में लेते हुए और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिया 25 जून की 11:45 की रात को, और देश में इमरजेंसी सब कुछ खत्म कर दिया। तो इस प्रकार का प्रधानमंत्री, जिसको कि आप देखा जाए तो संवैधानिक रूप से जिसको त्याग पत्र देना चाहिए, जो था ही नहीं, उसके नेतृत्व में कोई भी शब्द अगर डाला गया तो उसको ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। और सेकुलरिज्म की कोई हमारे यहाँ परिभाषा ही नहीं दी गई। वेस्ट में तो परिभाषा तय है कि चर्च राज्य के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं था ना कि मंदिर के पंडित जाकर के राज्य को ऑर्डर कर रहे हो कि नहीं ये काम नहीं कर सकता है, ये आदेश जारी नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट ऐसा होता है हमारे यहाँ। वहां चर्च कर सकता था, उसको अधिकार थे कि कोई अगर राजा का आदेश है तो उसको काट सकता था कि ये आदेश गलत है, ये नहीं चलेगा समाज के अंदर, और वो मान्य हो जाता था। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे लिए था, तो उसकी परिभाषा तय नहीं हुई। हमारे यहाँ संविधान में जो संविधान सभा की बहस थी उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द पर खूब बहस हुई है। केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे, 3-3 बार लाने की कोशिश की, उनके साथ कई लोग लाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों का यही मत था कि हमारे यहाँ धर्म और रिलीजन में अंतर है। हमारा धर्म हमारे कर्तव्य बोध से रहा है, वहाँ का रिलीजन उनके एक उनकी पद्धति है कि भैया हम बाइबिल पढ़ते हैं, या हम कुरान शरीफ हमारा ग्रंथ है, हमको मस्जिद में जाना है, हमको
चर्च में जाना है, और ऑर्गेनाइज रहा है। दुनिया में एक पोप है, पोप के नीचे कार्डिनल, सारे उनके एक ऑर्गेनाइज चर्च है कि किसी विषय पर वो खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये था ही नहीं। तो इसीलिए हुआ कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा राज्य जो है वो किसी रिलीजन के पक्ष में नहीं जाएगा, किसी रिलीजन के विरुद्ध नहीं जाएगा। सभी रिलीजन को अपने काम करने की स्वतंत्रता होगी। सर्व धर्म संभाव, इस पर एक मत था कि हम सभी धर्मों का, हमारा जो देश का धर्म है वो बताता है कि सभी धर्म में एक ही भाव है, एकम सत विपरा बहुधा बदंती आया है उसमें। हाँ, तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय जो है वो बहुत सारे भाषण उसमें हुए हैं। तो वो भाव है, इसलिए हमको सेकुलरिज्म डालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारा कैरेक्टर ही सेकुलर रहा है। हमारा सेकुलर की अवधारणा वो नहीं है। हमारी सेकुलर की अवधारणा है कि हम सबको समान रूप से देखते हैं। हमारा राज्य धर्म से चलने का मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है किसी विशेष रिलीजन को, धर्म से चलने का मतलब है कि हमारे धर्म ने मनुष्य का क्या कर्तव्य बताया है, राजा का क्या कर्तव्य बताया, उसके अनुसार आपको काम करना है। तो दोनों में अंतर था। अब इंदिरा जी ने किस आधार पर उसको डाला है ये तो उस समय भाषण है, उसमें पार्लियामेंट में उस पर जो बातचीत हुई है। लेकिन जब विपक्ष के सारे प्रमुख नेता जेल में रहे होंगे तो उसमें क्या बहस हुई होगी, आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं सेकुलरिज्म पर हुई बहस को, कि क्या क्या उसमें कहा गया है। तो इंदिरा जी की स्तुति गान करनी थी। 2-4 लोग उस समय भी थे उसके विरोध करने वाले, जो उन्होंने किया है उसमें, लेकिन वो बात उसमें आई नहीं है। तो कम से कम एक बार बहस तो कर लो कि हमारे लिए है या नहीं है। हमको निरपेक्ष, अगर धर्म निरपेक्ष है तो हमको किस धर्म से निरपेक्ष होना है, मतलब हम अपने कर्तव्य से निरपेक्ष होना है कि हमारा पिता के प्रति क्या धर्म है, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, जो हमारे सांसद हैं उनका अपने यहाँ की जनता के प्रति क्या धर्म है, इससे निरपेक्ष होना है। तो क्या करना है फिर, सेकुलर का अर्थ क्या है। और जहाँ तक सोशलिज्म का सवाल है, तो इस देश ने अगर मोटा मोटी भी देखी है तो इस देश ने 1991 से मार्केट इकोनॉमी, पूंजीवाद अपना लिया ना जी। तो फिर इंदिरा जी, तो उस समय तो इंदिरा जी का एक नारा था, गरीबी हटाओ, प्रीवी पर समाप्त करो, और क्या है, बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, ताकि सोवियत संघ की लॉबी उनको साथ देती थी। तो उसके साथ मिलकर काम करना था। एक अमेरिकन लॉबी के नेहरू जी भी विरुद्ध थे और उनका भी झुकाव सोवियत संघ की ओर था, बेटी का भी था। हमारे यहाँ जो उसके केजीबी जो उसकी एजेंसी थी, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी हमारे देश में, मुरारजी भाई को बदनाम करने में थी। उनको सीआईए का एजेंट तक घोषित करा दिया जाता था। जेपी को अमेरिका के सीआईए का एजेंट घोषित करने के लिए, जिन्होंने पूरा जीवन देशभक्ति में लगा दिया, ये चलता था। तो उसलिए उन्होंने सोशलिज्म अपना शब्द लाया था, क्योंकि उनको दिखाना था। 71 के चुनाव में नारा था कि वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, हमारे दोनों में इतना अंतर। तो दूसरे को कम्युनल साबित करो, दूसरे को मुसलमान विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी साबित करो, स्वयं को बताओ कि नहीं हम सेकुलर है, दुनिया हमारा समर्थन करेगी, कम्युनिस्ट हमारे समर्थन। उसके कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा जी का समर्थन किया, इमरजेंसी का समर्थन किया। और लास्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस देश को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सेकुलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट शब्द जो डाला गया, ये बहुत बड़ा एक कारण साबित हुआ है बाद में जनता पार्टी की सरकार गिरने का। क्योंकि समाजवादी धारा को ये दोनों शब्द बढ़िया लगता था, बोले भाई ये तो जनसंघी लोगों को ये गड़बड़ लगता है, इंदिरा जी ने तो हमारे शब्द डाल दिए, और वहाँ से फूट पड़नी शुरू हो गई। तो इंदिरा गांधी की एक पॉलिटिक्स थी और फिर चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार गिर गई। अवधेश जी, जो इमरजेंसी की चर्चा होती है, इमरजेंसी को लगाने का आरोप इंदिरा सरकार पर लगता है। क्या इमरजेंसी लगाने की व्यवस्था भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में दी गई है? देखिए, ऐसा है कि संविधान के बारे में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने एक लिखित संविधान दिया है जी। लेकिन कोई भी संविधान उसके लागू करने वाले पर निर्भर करता है कि आप एक ही शब्द का अपने लिए क्या अर्थ लगाते हैं। अगर हमारे देश के नेता, आने वाली पीढ़ियां अपने कर्तव्य बोध के साथ नहीं रहेगी तो संविधान इस देश को न चला सकता है न बचा सकता है। जी। अंततः किसी भी संविधान को लागू करने का दायित्व व्यक्ति पर होता है, इसलिए व्यक्ति के भाव पर है। तो जो भी वहाँ आप जो करें, जो भी प्रावधान है, धारा 352 है, 356 है, 352 में आंतरिक इमरजेंसी का प्रावधान है जी। लेकिन वो प्रावधान इसलिए नहीं है कि आपका कोई राजनीतिक रूप से विरोध करे, आपके खिलाफ आंदोलन हो जाए, आपका घेराव हो जाए तो इमरजेंसी लगा दीजिए जी। वो है कि सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखिए, सशस्त्र विद्रोह, राज्य को पलटने के लिए उस प्रकार से विद्रोह हो जाए, देश में स्थिति उथल पुथल की स्थिति, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष आ जाए, मतलब आप उसको संभालने की नौबत आ गया हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए उसको संभालना हो, ये सब उसमें प्रावधान दिए गए हैं।
तो इंदिरा जी ने उसको आधार बना दिया कि पूरा विपक्ष यूनाइट होकर सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इमरजेंसी लगाने का फैसला वो पहले कर चुकी थी। उनको सिद्धार्थ शंकर रे ने बहुत पहले से 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया राजनारायण जी की याचिका पर कि ये चुनाव धांधली से जीती गई चुनाव को रद्द किया था, तभी से हो गया कि हमको इमरजेंसी लागू करना है। एक बहाना बनाने का था कि 25 जून के अपने रामलीला मैदान के भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि चूंकि हाई कोर्ट ने इस प्रधानमंत्री के चुनाव को खत्म कर दिया है, इसलिए सरकार का आदेश इसके कर्मचारियों को, पुलिस को, सेना को, किसी को नहीं मानना चाहिए। कई बार आंदोलन में हम लोग भी बोल देते हैं भाई पुलिस तो हमारी साथी है, हम पर गोली न चलाए, हम पर लाठी न चलाए। इसका मतलब हम पुलिस को भड़का नहीं रहे होते हैं, लेकिन उसका अर्थ इंदिरा जी ने अपने हिसाब से उनको करना था कि भाई ये सब तो भड़का रहे हैं, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करा रहे हैं। अब जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन लड़ाया, पूरा जीवन ग्राम स्वराज में लड़ाया, वो देश में उथल पुथल और विद्रोह कराएंगे तो इंदिरा जी को, और इंदिरा जी के परिवार से व्यक्तिगत उनके संबंध थे, तो इसलिए वो उस सत्ता का क्लियर दुरुपयोग था। एक व्यक्ति और एक परिवार के हाथ में ही सत्ता रहे, उस परिवार को ही भारत की सत्ता चलाने का अधिकार है, इंटाइटलमेंट। इस भाव के तहत वो इमरजेंसी लाया गया जिसका कोई कारण नहीं था। और इमरजेंसी लाने के बाद जो इस देश में अत्याचार हुए हैं, आज की पीढ़ी को समझ नहीं आएगी। आज आप पर मुकदमे हो जाएंगे तो चाहे राज्य जितना भी, कुछ दिनों तक आप पर अत्याचार हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट जाने का अधिकार है। आपके 4 साथी छिपके कहीं कोर्ट में जाके वहां जमानत की अर्जी डाल सकते थे, उस समय नहीं कर सकते थे। आपको FIR का पता नहीं है, मिलना ही नहीं है, पुलिस को स्पेशल राइट थी। आपके घर के 5 लोगों को उठा लिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होता था। शुरू के इमरजेंसी के शुरू के 6, 7, 8 महीने जो इस देश में आतंक का राज्य था, वो कल्पना करनी कठिन है। सारे अधिकार खत्म थे, पार्लियामेंट के सबके। हमारे यहाँ इस प्रकार से 42वां संशोधन कर दिया, जजों के अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार सब खत्म होते थे उस समय देश में। तो इसीलिए प्रावधान में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ था ना, प्रावधान तो इसके लिए था कि भाई बाहरी आक्रमण हो रहा है तब आप लगा सकते हैं। 356 है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई हो, तो उसकी परिभाषा है। दुरुपयोग तो 356 का भी हमारे देश में हुआ। तो 352 आज़ादी के बाद आज़ादी को कुचलने का मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा खतरनाक और डरावना कदम हो नहीं सकता है। और वो प्रावधान, हालांकि जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उस प्रावधान में बहुत संशोधन करके क्लियर कर दिया कि अब आसानी से कोई इस देश में इमरजेंसी नहीं लगाएगा। इसलिए आज जो आपने जो पूछा है वो तर्क कांग्रेस पार्टी देती है कि भाई संविधान में प्रावधान तो था, लेकिन वो प्रावधान क्या था? सवाल है प्रावधान क्या था, ये भी देश को बताया जाना चाहिए कि क्या संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना की होगी कि एक व्यक्ति के चुनाव को हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे कि आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, वोटिंग नहीं दे सकते हैं, वह त्याग पत्र दे करके दूसरे को पार्टी में प्रधानमंत्री बनाने की बजाय या दूसरे के लिए रास्ता बनाने की बजाय उस धारा का उपयोग करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा, और जिसको संवैधानिक मान्यता नहीं है पार्लियामेंट की अवधि बढ़ा दी जाएगी। पार्लियामेंट की अवधि 5 साल थी ना, 6 साल कर दी गई, बढ़ा दी। बहुत सारे पूरे संविधान के साथ अगर किसी समय खिलवाड़ हुआ, संविधान का गला घोटा गया आज़ादी के बाद, वैसे तो बीच बीच में हुआ, तो 1975 उसका उदाहरण है। धन्यवाद अवधेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।